हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत राजनीति शास्त्र विषय की। और हम आज शुरू करेंगे अध्याय 3। और अध्याय 3 का नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। हमें संसद क्यों चाहिए। तो इस संसद क्यों चाहिए, इससे पहले हम ये समझेंगे कि संसद होती क्या है। सबसे पहले हम संसद शब्द को जानेंगे, फिर संसद की क्या आवश्यकता है हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने बताया संसद वर्ड को, संसद को इंग्लिश में हम पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट, और इसको हिंदी में बोलते हैं संसद। संसद के 3 अंग होते हैं। इन अंगों को बताने से पहले हम संसद को समझते हैं कि संसद एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पूरे देश से हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाकर के बैठते हैं और वो हमारे लिए हमारी बात को वहाँ पर रखते हैं। यानी पूरे देश से, एक तो होता है पूरे प्रदेश का और एक होता है पूरे देश का। पूरे प्रदेश से जो लोग जाते हैं वो विधानसभा में बैठते हैं, और जो पूरे देश के लिए जो देश से चुन करके जाते हैं, पूरे भारत से चुन के जाते हैं, वो कहाँ बैठते हैं? वो नई दिल्ली में बैठते हैं, वो संसद में बैठते हैं। यानी हमारे प्रतिनिधियों के बैठने का एक स्थान है संसद, एक जगह है संसद। और संसद के अब अंगों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो संसद के 3 पार्ट हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ये 3 संसद के अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों अंगों का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर इसमें से एक भी अंग निकाल दिया जाए या एक भी पार्ट निकाल दिया जाए तो संसद नहीं मानी जाएगी। तो लोकसभा भी एक स्थान है और राज्यसभा भी एक स्थान है, और राष्ट्रपति एक व्यक्ति होते हैं जो हमारे संविधान के प्रमुख होते हैं। हमारे देश का जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन है? वो राष्ट्रपति है। हमारे देश का पूरे संविधान का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है, सर्वोपरि राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति भी इसमें इंक्लूड है संसद के अंदर। भले ही लोकसभा और राज्यसभा कुछ भी निर्णय करते हैं, लेकिन जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं होगी तब तक कोई भी कानून नहीं बन सकता है। तो राष्ट्रपति इसमें संसद के अंदर इंक्लूड है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। अब बात आती है कि संसद, आप समझ गए, संसद एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाकर के बैठते हैं और हमारे लिए, देश के लोगों के लिए निर्णय लेते हैं। अब प्रतिनिधि चुनते कैसे हैं और कैसे पहुँचते हैं? तो उसके लिए एक होता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सार्वभौम या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी ये वोट डालने की पावर होती है। 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति, कोई भी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो वोट डाल सकता है, अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। अब थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं, इतिहास में जानने का कोशिश करते हैं। हमने संसद तो समझ लिया, संसद क्या है। अब थोड़ा पीछे जाकर के समझते हैं कि इसका संसद का अस्तित्व आया कैसे। देखिए, आपने पिछले वाले चैप्टर में जो संविधान चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था कि हमारे देश का जो संविधान है उसके मैंने आपको 5 डायमेंशन बताए थे, 5 आयाम बताए थे, जिसमें एक था संघीय व्यवस्था, दूसरा संसदीय शासन पद्धति, तीसरा धर्मनिरपेक्षता, और 2 और बताए थे। ठीक है, एक मौलिक अधिकार था। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। उनमें से ही एक जो संसदीय शासन पद्धति मैंने बताया, तो संसदीय शासन पद्धति यही है। ठीक है, देश के अंदर एक संसद होगी और प्रत्येक राज्य के अंदर विधानसभाएं होंगी। विधानसभाओं में विधायक बैठते हैं और संसद में सांसद बैठते हैं। संसद का सदस्य सांसद कहलाता है और विधानसभा का सदस्य विधायक कहलाता है। विधायक को इंग्लिश में एमएलए बोलते हैं और सांसद को इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट बोला जाता है या पार्लियामेंट हाउस बोला जाता है, और संसद के सदस्य को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। यानी संसद का सदस्य बराबर सांसद, ये संसद है और इसमें बैठने वाला सांसद है। अब बात करते हैं 1885 से, 1885 से बात करते हैं।
1885 यानी हम आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, हम उससे बहुत पहले की बात कर रहे हैं। 1885 में क्या हुआ था, आईएनसी की स्थापना हुई। आईएनसी क्या है? आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी जो वर्तमान में आज कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है, वही उसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अब आपको ये जान के जानकारी होनी चाहिए कि आज जो कांग्रेस पार्टी है या जो बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, या बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, या समाजवादी पार्टी है सपा, ये जो है ये पहले इनका अस्तित्व अलग था। पहले जो इनकी व्यवस्था थी ये अलग टाइप से थी। आज ये पूरी तरह से राजनीतिक दल हो चुके हैं, लेकिन पहले ये राजनीतिक दल नहीं थे। पहले ये देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। पहले ये देश की आज़ादी के लिए काम करते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से राजनीतिक दल हो चुके हैं। 1885 में जब ये आईएनसी की स्थापना हुई थी तो इनका लक्ष्य कुछ और था, देश की आज़ादी लक्ष्य नहीं था, लेकिन बाद में फिर इनका लक्ष्य जो है देश की आज़ादी हो गया। और जितने भी राष्ट्रभक्त थे वो सारे इस कांग्रेस में ही शामिल थे, चाहे गांधी जी हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे नेहरू जी हों, ठीक है, चाहे सी राजगोपालाचारी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, ये सारे जो मेंबर थे, चाहे दादा भाई नौरोजी हों, व्योमेश चंद्र चटर्जी हों, ये सभी लोग कांग्रेस के ही सदस्य हुआ करते थे। पहले कोई और पार्टी वार्टी नहीं थी, पहले जो एकमात्र पार्टी जो देश की थी वो यही थी। अब इसका काम क्या था कि इनकी स्थापना जो हुई, स्थापना होने के बाद ये अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी, अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ता चला गया और ये देश की आज़ादी के लिए राष्ट्रभक्ति का कार्य ये संस्था करने लगी। कौन? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज जिसको हम कांग्रेस बोलते हैं, जिसके प्रेसिडेंट सोनिया गांधी है वर्तमान में। उसके बाद क्या होता है, 1909 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, भारत शासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना। तो भारत शासन अधिनियम, हिंदी में क्या बोलेंगे, भारत शासन अधिनियम। इस शासन अधिनियम में क्या होता है, ये 1909 में आता है। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, मार्ले और मिंटो। पहले आप जब पढ़ेंगे हिस्ट्री को तो उसमें आपको समझ में आएगा कि पहले वायसराय हुआ करते थे, ठीक है ना, उससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो ये वायसराय वाली बात चल रही है। 1858 के बाद में वायसराय बनना शुरू हुए थे। तो मिंटो महोदय जो थे, मिंटो सेकंड, वो भारत के वायसराय थे, और मार्ले जो थे, मार्ले वो भारत सचिव थे, वो इंग्लैंड में बैठा करते थे। तो मार्ले और मिंटो दोनों मिलके एक पॉलिसी लेके आए, इसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या सुधार किया? उन्होंने ये सुधार किया कि निर्वाचन प्रतिनिधित्व, पहले भारतीयों का जो भाई सरकारें तो पहले ही बनती थी, जब अंग्रेज थे तब भी वो शासन चलाते थे, लेकिन उसमें भारतीयों का कोई उसमें रोल नहीं था किसी भी तरह से, मतलब भारतीयों को उसमें कोई जगह नहीं थी, कोई निर्णय नहीं ले पाते थे, ना वोट डाल पाते थे। तब इन्होंने सबसे पहले जो इन्होंने सुधार किया 1909 में, क्या सुधार किया कि भारतीयों को निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रदान किया। यानी निर्वाचन मतलब चुना जाना, जो भी हमारे प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनके चुने जाने में भारतीयों का प्रतिनिधित्व होगा, यानी भारतीय लोग जो उसमें शामिल होंगे। समझ में आ गया? भारतीय निर्वाचन प्रतिनिधित्व यानी भारतीय लोग उसमें इंक्लूड होंगे, शामिल होंगे। ये उन्होंने इस मार्लेमेंट को सुधार में किया था। लेकिन पहले क्या था, 1909 में जब इन्होंने इसको शामिल किया तो कुछ खास वर्ग ही, हर एक कोई वोट नहीं देता था। आज तो चाहे गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, दलित हो, सवर्ण हो, कोई भी वोट डाल सकता है। लेकिन पहले जो खास एक वर्ग था, जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे, वही लोग वोट डाल सकते थे, हर एक किसी को अधिकार नहीं था। फिर उसके बाद में सार्वभौम मताधिकार आया। इस मताधिकार में सभी को अपना मत देने की पावर मिल गई। मत तो वोट, सबको वोट देने की पावर मिल गई। ये बहुत बड़ी पावर है। इस पावर के जरिए ही हम अपने प्रतिनिधियों को चुन करके संसद में और विधानसभा में
भेजते हैं और वो लोग हमारे लिए फिर क्या काम करते हैं ये आगे समझते हैं। जब हम यहाँ से अपने इस वयस्क मताधिकार की पावर से, इस पावर से जब हम वोट देते हैं और वोट दे करके हम चुन करके अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनने के बाद लोग क्या करते हैं, वो लोकसभा में जाके बैठते हैं। मैंने बताया ये दो सदन है, हमारे संसद के दो अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो उच्च सदन कहलाता है और लोकसभा निम्न सदन कहलाता है, निम्न सदन कहलाता है। निम्न सदन यानी कि ये डायरेक्ट जनता की भागीदारी से जुड़ा हुआ होता है। निम्न है यानी ये निचले लोगों से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। ये उच्च है, ये जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है ये भी जुड़ा हुआ, लेकिन ये अलग तरीके से जुड़ा हुआ है, ये बाद में समझेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है खास तौर से ये रहेगा कि हमें लोकसभा को भी समझना है खास तौर से। अब इसमें क्या रहता है कि जब हमने वोट के जरिए अपना प्रतिनिधि चुन के भेज दिया, प्रतिनिधि जब हमारा चला जाता है तो उसकी भागीदारी और सहमति आवश्यक होती है, किसके लिए, कानून बनाने के लिए। यानी कोई भी कानून बनेगा तो यानी इसकी भागीदारी और इसकी सहमति, तो किसकी सहमति हो गई, हमने चुन के भेजा किसी व्यक्ति को लोकसभा में और उसकी सहमति और भागीदारी से कानून बना, तो यानी क्या कह सकते हैं हम कि जनता की भागीदारी हो गई। जनता की भागीदारी से ही ये बने और इनकी सहमति और स्वीकृति से कानून बना। तो यानी सीधा सीधा ये हो गया कि हमारी सहमति से और हमारी भागीदारी से जनता की से कानून बन सकता है, कानून बनते हैं। और कानून कहाँ बनते हैं, संसद में। तो हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, कोई भी कानून बनाने के लिए हमें संसद की आवश्यकता है। संसद किसी घर में बैठ के नहीं बन सकते, आप अपने घर में बैठ के किसी एसी ऑफिस में बैठ के कानून नहीं बना सकते। कानून कहाँ बैठ के बनाएंगे आप, संसद में बैठ के बनाएंगे। देश के लिए कानून संसद में बैठ के बनेगा और प्रदेश के लिए और राज्य के लिए कानून विधानसभा में बैठ के बनेगा। समझ में आ गया, बात देश की चल रही है। देश के लिए कानून कहाँ बनेगा, संसद में बैठ के बनेगा। और संसद में कैसे बनेगा, हमारे वोट के जरिए हमारा प्रतिनिधि लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में जाने के बाद वो उसकी सहमति और भागीदारी, उसकी स्वीकृति और हिस्सेदारी से कानून का निर्माण होगा और वो कानून हम पर लागू, जनता पर लागू होगा। ठीक है, इसके बाद में हम अगले टॉपिक में थोड़ा इससे आगे का और समझने की कोशिश करेंगे। हमने ये समझ लिया संसद की आवश्यकता क्यों है, कानून बनाने के लिए। ठीक है ना, अब इस टॉपिक में आगे और भी होंगे कि लोकसभा के चुनाव किस तरह से होते हैं और कब होते हैं, हमारे भारत में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, कौन हमारे क्षेत्र से सांसद है, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए